गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम ना बीएसएससी के जो खान सर की बुक है उसके प्रैक्टिस सेट का पहला सेट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें जो 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 2007 से 2012 तक चली थी, उसका ही मुख्य उद्देश्य यही था कि तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि थी। भारत में जितनी भी नियोजित अर्थव्यवस्थाएं की स्थापना की गई थी और जितने भी संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए गए थे, इन सभी को ही हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो आपका पहले का आंसर का जो हो गया जवाब होगा वो सी वाला होगा। तो चलिए फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो आप जानते ही हैं कि रूस में जितनी, जैसे कि भारत में सबसे साक्षरता दर की न्यूनतम कौन सा है? सन 2011 की गणना के अनुसार भारत में बिहार की जो राज्य की साक्षरता थी वो सबसे कम थी। वो लगभग 63.8% की आसपास थी, जो भारत में सभी राज्यों से बहुत कम थी। भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.4% है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ए वाला हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो आपको पता है कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है और हीराकुंड बांध एक उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। इस बांध की कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है और इस बांध का जो उद्देश्य है वो नियंत्रण और विद्युत का उत्पादन करना है। तो आप इस देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो तीसरा आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में महिला हॉकी एशिया कप सन 2017 में जीता गया था? तो 2017 का जो महिला हॉकी एशिया कप हुआ था वो भारत ने चीन को फाइनल में हरा कर जीता था। भारत ने जीता था चीन को फाइनल में हराकर। तो महिला हॉकी एशिया कप जापान में आयोजित किया गया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी वाला। तो अब देख लिया आगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इसमें जो स्थापना ये हुई थी वो 1884 में की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए की गई थी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है ये वेलफेयर ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो अब हम इसको बताते हैं कि जैसे कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर के लेखक प्रसिद्ध जो थे वो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन को 1918 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में इनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1999 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? जो इंडिया विजन 2020 है वो श्याम प्रसाद गुप्त ने तैयार किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। और तो हम बताते हैं कि जो 7वें है इंडिया विजन 2020 में श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया था और भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं कि मदर टेरेसा अवार्ड सन 2017 किसको दिया गया? तो ये UNHRC को दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। तो ये जो मदर टेरेसा अवार्ड 2017 में UNHRC को दिया गया था, मदर टेरेसा अवार्ड शांति के लिए, असमानता और सामाजिक अन्याय का बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रति वर्ष दिया जाता है। ये उन लोगों को ही दिया जाता है जो लोग मतलब कि आवाज़ मतलब शांति के लिए होते हैं, शांति के लिए कुछ करते हैं तथा असमानता और सामाजिक
के न्याय का बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें ये UNHRC पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगम योजना संबंधित है, मतलब कि संगम योजना किससे संबंधित है? तो संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं और विकलांग होते हैं उनसे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए, जैसे कि ये योजना जो थी संगम योजना, वो 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी और यह योजना देश में विकलांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए दी जाती है, मतलब शुरू की गई थी। और संगम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूहों में संगठित किया जाता है और संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह हैं जिन्हें आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। ऐसी कौन सी मतलब ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक है अवधि है जिसके लिए मतलब हम बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो वो है प्रागैतिहास। प्रागैतिहास, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये मतलब इतिहास के बीच की अवधि है। ये आदि इतिहास, प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। मतलब प्राचीन हुआ, अतीत हुआ, यानी बीते हुए काल को, जिनके लिए ना तो कोई पुस्तक है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज है, उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड था 2018 में गुलाम मुस्तफ़ा खान को दिया गया था और 2018 में ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पद्म विभूषण अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जैसे इलैयाराज हो गए हैं, इन्होंने, ये भारतीय संगीतकार थे तमिलनाडु में, और ये गुलाम मुस्तफ़ा खान हो गए हैं, ये भी भारतीय शास्त्रीय गायक थे, ये महाराष्ट्र में के। और तीसरे हो गए पी परमेश्वरन, ये साहित्यकार थे केरल के। तो 11th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या पूछ रहे हैं। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो हम आपको बता देते हैं कि यह अमावस्या के दिन घटित होता है। जब अमावस्या के दिन पृथ्वी और चंद्रमा तथा सूर्य एक सिध में होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। अमावस्या के दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, जिससे सूर्य अदृश्य हो जाता है, सूर्य दिखाई नहीं देता, जिसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो 12th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये जो है वो मतलब